Hello everyone, welcome back to the channel. This particular video is related to the molecular biology part. Molecular biology में हमने फर्स्ट वीडियो जो है वो डिस्कस करी थी, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशंस के बेसिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव ओके नेचर जो है रेप्लिकेशन का होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, वो सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू में डिस्कस करी थी. वन बाय वन हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है डिटेल्ड टॉपिक, दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स जो है उनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो कैसे देखने को मिलता है, कौन कौन से एंजाइम्स और मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन सी डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. सो वो आज हम देखेंगे. दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. आपके लगभग सभी जो कंसेप्ट हैं वो इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. बेसिक इंट्रो हमारा टॉपिक का क्या रहेगा. बेसिक इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं जनरली कि जो सेल साइकिल होती है, जैसे कि हमारे यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल होती है उसमें G1, G2, G0, एस फेज, एम फेज, ये सारे स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सेम ऐसा ही प्रोकैरियोट्स में भी सेल साइकिल देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस देखने को मिलती हैं, दैट आर नोन एज आईसीडी स्टेजेस. आईसीडी स्टेजेस जो है वो क्या होती हैं. फर्स्ट वन जो आपकी आती है दैट इज़ द इंटरवीनिंग स्टेज, जिसे कि हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं. ओके अब क्या है, ये वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज. किसी में क्या होगा, कुछ सेकंड्स तक ही रहेगा ये फेज़, किसी में मिनट्स तक रह सकता है, इवन आवर्स तक भी रह सकता है. सेकंड जो हमारी स्टेज आती है दैट इज़ द क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टेज. क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ जो है वो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो है वो टेक्स प्लेस होगा, जैसा कि यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, एस फेज जो होता है सेल साइकिल का, वहाँ देखने को मिलता है. एंड द लास्ट फेज इज़ द डिवीजन फेज. नाउ अब हम देखेंगे फीचर्स की कि कैसे फीचर्स हैं भाई. सेमी कंजर्वेटिव, दैट इज़ जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो हर डीएनए की नई कॉपी में जो है वो प्रेजेंट होगा. बाई डायरेक्शनल जो है वो देखने को मिलेगा, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ओगाजा की फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. डिसकंटिन्यूअस जो है वो होगा, अगेन दैट इज़ एक स्ट्रैंड जो है वो आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, एक स्ट्रैंड जो है वो आपका कैसा बनेगा, वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा. नेक्स्ट हम डायग्राम्स देखेंगे. देन अगेन इट रिक्वायर्स अ प्राइमर, एक प्राइमर चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स इनको चाहिए अपनी पूरी मशीनरी को कंप्लीट करने के लिए. अब जीनोम की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीनोम होता है वो जनरली कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जिसे कि आपको पता है कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो कहा जाता है. सो बेसिकली सर्कुलर डीएनए इस तरीके का दिखाई देता है. ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है इसको इस फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ ये क्या है, ओ आर आई सी क्या है, एक स्टार्ट पॉइंट है रेप्लिकेशन का, जिसे ओ आर आई सी कहा जाता है. अब इसे ओ आर आई सी क्यों कहा गया, वाई, बिकॉज किस फेज में सेल साइकिल के रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोमल फेज में जो है वो रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए इसको जो है वो ओ आर आई सी से जो है वो डिनोट किया जाता है. देन सिंगल ओ आर आई सी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंगल ओरिजिन जो है रेप्लिकेशन का वो प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स में आपको जो है वो मल्टीपल जो है वो देखने को मिलते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है. एज ए रिजल्ट आपको मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल, मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं. ये तो होगी हमारी कंपैरेटिव बात. अब नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है, डीएनए मस्ट बी नेगेटिवली सुपर कोइल्ड फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. डीएनए को क्या होना चाहिए, नेगेटिवली सुपर कोइल होना जरूरी है. क्यों, उसके कारण क्या होगा, एज अ रिजल्ट तभी जितने भी इनिशिएटर प्रोटीन्स हैं और बाकी जो एंजाइम्स हैं वो उस के साथ डीएनए के साथ आगे इंटरेक्ट कर पाएंगे इजीली एंड प्रॉपरली. सो दिस इज़ द बेसिक फीचर. अब हम चलते हैं द एंजाइम्स एंड द प्रोटीन्स इन्वॉल्व, या फिर आपके सिलेबस में जो है वो टॉपिक आता है द मशीनरी फॉर द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन. कौन कौन सी मशीनरी होगी, सबसे पहले आपकी आती है द इनिशिएटर प्रोटीन्स. इनिशिएटर प्रोटीन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनिशिएशन करने का काम करेंगे. ओ आर आई सी को जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली रिकोगनाइज करने का काम जो है ये करेंगे. प्रोकैरियोट्स में जो है वो कैसा होता है, ओ आर आई सी जो आपका होता है वो एक
उसे कहा जाता है डीएनए एटीपी। दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज डीएनए एटीपी, जो क्या होगी, एटीपी डिपेंडेंट होगी, एटीपी उसको चाहिएगी प्रोसेस के लिए। इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद एटीपी। अब एटीपी के साथ होना इसको ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, ये ORIC को जो है वो पहचान नहीं पाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बेसिकली सपोज आप किसी सुपर मॉल में गए हो, आपको आपकी मदर ने आपको कहा है कि जस्ट यू, आपको क्या है, मसाले लेके आने हैं। आप क्या करोगे, बहुत सारी लेन्स जो है वो मॉल में प्रेजेंट होती है, आप जाओगे और आप जाके क्या करोगे, ढूंढने के किस लेन में मसाले जो है वो प्रेजेंट है। अब फ्री में तो आपको कोई मसाले देगा नहीं, आप क्या है, पैसे दे के लाओगे। सो दैट मनी इज़ द एटीपी, कि विदाउट एटीपी आपका काम जो है वो नहीं हो सकता। और सेम कि डीएनए जो है वो क्या होगा, वो बिना एटीपी काम नहीं कर सकता। तो ये आप हो जो ORIC, दैट इज़ आपकी जो डेस्टिनेशन है, आप उसको पहचानोगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट प्रोटीन और द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस। नेक्स्ट हमारा अनदर एंजाइम आता है, दैट इज़ नोन एज द हेलिकेज। हेलिकेज जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे डीएनए बी कहा जाता है, डीएनए बी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द हेलिकेज लोडर। हेलिकेज को लाएगा कौन, हेलिकेज लोडर लेके आएगा। हेलिकेज कभी भी अपने आप नहीं आएगा, हेलिकेज लोडर को क्या कहा जाएगा, उसे डीएनए सी कहा जाएगा। सो अगेन हेलिकेज लोडर को भी क्या चाहिएगी, एटीपी चाहिएगी रिक्रूटमेंट करने के लिए। किसका रिक्रूटमेंट, हेलिकेज का रिक्रूटमेंट। इसको ऐसे समझो, आप मॉल चले गए, अब आपको नहीं पता कोई चीज़ कैसे कहाँ पर है, आप क्या करोगे, आप अपने भाई या बहन की हेल्प लोगे कि भाई मुझे लेकर चलो आप। तो भाई बहन जो है वो कभी भी क्या है, फ्री में कोई भी काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, इतने पैसे दोगे तो चलूँगा। तो सेम केस अप्लाइड हेयर, दैट इज हेलिकेज लोडर एटीपी का यूज़ करेगा हेलिकेज को लाने के लिए। सो डीएनए बी और सी का रोल आपको यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट इज द हेलिकेज एक्चुअली करता क्या है, अब काम क्या है, हेलिकेज आया क्यों है, तो ये क्या करेगा, दो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स जो होंगे, आपका सर्कुलर डीएनए है तो क्या होगा, उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेकिंग का काम जो है वो एक्चुअली करेंगे, एज अ रिजल्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन का काम जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द ORIC। देन लेटर ऑन DNA A, that is your initiator protein combined with the ATP, DNA A का जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज हेलिकेज आता है, हेलिकेज जिसे कि DNA B कहा गया, DNA B प्रोटीन कहा गया, और उसको लेकर कौन आया, उसको लेकर आया DNA C जो कि हेलिकेज लोडर है, ओके, ATP डिपेंडेंट मैनर में। तो दिस पार्ट इज द हेलिकेज C, दिस इज हेलिकेज C, ओके। सो दैट इज द मेन पार्ट हियर। अब क्या हुआ, हेलिकेज लोडर का काम था हेलिकेज को लेकर आना, लेकर आते ही ये अपने आप को रिलीज कर जाता है, कर देता है, और इसका काम अब कम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं बचा है। क्या हुआ, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ये क्या लगे हुए हैं, दीज आर द हेलिकेज। रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो चुका है, रेप्लिकेशन बबल में क्या होगा, दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्क एंड द सेकेंड रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में अगर हम बात करें, सो इन्वर्टेड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें होता है, एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ गया, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, ये हमारा था सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन बबल बन चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, पॉसिबिलिटी रहती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा से बन सकते हैं, उनके बीच में आपस में दोस्ती दोबारा हो सकती है। सो इसे रोकने के लिए जो है एक और प्रोटीन जो है वो आपके पिक्चर में आते हैं, दैट आर नोन एज द सिंगल स्ट्रैंडेड SSB, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो क्या करेंगे, वो इनकी बाइंडिंग होने से उनको रोकेंगे, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द SSB। तो देखो, दे मेंटेन द रेप्लिकेशन बबल और उसको कोलैप्स होने से ये रोकेंगे। नाउ अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है RNA प्राइमर। हमें DNA की स्ट्रैंड को बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर को कौन लेकर आता है, एक एंजाइम, दैट इज द DNA G। अब DNA G देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है आपका हेलिकेज वाला पार्ट, ओके, दीज आर द हेलिकेज। देन ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो वर्क करते रहेंगी। अब कौन आया, अब DNA G आया। DNA G ने क्या किया, प्राइमर की सिंथेसिस कर दी, सभी जगह जो है वो प्राइमर का एडिशन जो है वो हो चुका है बाय द DNA G एंजाइम। अब
डीएनए जी का काम हम देख लेते हैं। इसे प्राइमेज कहा जाता है। आरएनए प्राइमर दैट इज शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस ये ऐड करता है, दैट इज 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनका एडिशन जो है वो इसमें होता है। नेक्स्ट इज अब हमारे मेन एंजाइम आएंगे, दैट इज जिन्हें मेजर रेप्लिकेटिव पोलीमरेजेस एंजाइम कहा जाता है, दैट इज नोन एज द डीएनए पोलीमरेज थर्ड। ये क्या है? इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। मैग्नीशियम जो है वो इसको अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए। ये मैग्नीशियम क्यों चाहिए, क्या इसका काम है, वो हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब इसकी डीएनए पोलीमरेज की एक्टिविटी क्या होती है? ये पोलीमराइजेशन करता है 5' to 3' prime direction. Polymerization means addition of the nucleotides, addition of the DNA segments. और इसके पास एक और एक्टिविटी होती है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि 3' to 5' दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है। सो डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जो है वो रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप इस डायग्राम से जो है वो क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं द स्टेप्स। क्या क्या हुआ? दीज आर द हेलिकेज, दोनों तरफ लगे हुए हैं, अपना काम करते रहेंगे। अब ये हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो पिक्चर में ऑलरेडी हैं। अलोंग विद दैट पहले कौन आया था? प्राइमेज आया था, डीएनए जी आया था, जो कि प्राइमर का एडिशन कर रहा था, प्राइमर का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम आया दैट इज दिस वन। दिस एंजाइम इज द डीएनए पोलीमरेज थर्ड एंजाइम। ये क्या करेंगे? ये पोलीमराइजेशन एक्टिविटी अपने करेंगे और प्राइमर के आगे आगे जो है वो स्ट्रैंड्स के फॉर्म में जो है वो डीएनए का एडिशन जो है वो करते जाएंगे। एज यू कैन सी ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। और सिंथेसिस किस फॉर्म में होगी? आप देखते जा रहे हैं नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऊपर वाला पार्ट जो है एंड ये वाला पार्ट जो है जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, यहाँ जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस जो है वो हो रही है। फ्रैगमेंट्स को जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हमारी आती है अगली पार्ट, दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3' to 5' डायरेक्शन में होती है। तो अब बेसिकली क्या होता है, ये दैट इज द मेन केस हियर, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एडिशन करता रहता है। सपोज दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड। ये कौन सा है हमारा? दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड। नीचे आपकी क्या बन रही है? नीचे आपकी कॉपी बन रही है। अब कॉपी बनते बनते काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि अब कोई भी एंजाइम है वो 100% एक्यूरेट कभी नहीं रहता, एरर के चांसेस उसमें भी होते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो भी कई बार, अब यहाँ टी के सामने कौन आना चाहिए था? टी के सामने ए को आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया? जी। तो अब डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या करता है? इट स्लाइड्स बैक। इसका मूवमेंट जो है वो किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। वो जाएगा, पीछे हटेगा एंड देन रिमूव आउट दिस जी, इसको बाहर निकाल देगा कि ये गलत है, दिस इज द एरर। तो अब डीएनए की जो मूवमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है? जैसा कि हम देखें 3' to 5' डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो इसके पास जो है ये एक्टिविटी होती है, जी को कट आउट कर दिया जाता है एंड देन आपकी जो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एंड एनी अदर थिंग। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि डीएनए की कॉपी जो है वो रेप्लिकेशन की वो हमेशा कैसे होती है? वो 5' to 3' होती है। लेकिन इस स्ट्रैंड के अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो क्या है? बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी जो होती है उससे रिलेटेड है। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है? इधर 5' to 3' नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बन रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। सो एज अ रिजल्ट यहाँ क्या होगा? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ये वाला स्टैंड आपका सही है। यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक तरीके से एक्ट करेगा होलो एंजाइम की तरह। होलो एंजाइम मतलब कि जिस डायरेक्शन में मुझे डीएनए की सिंथेसिस करनी है उसी डायरेक्शन में
ये नीचे वाला भी सिंथेसिस करेगा, और अगर उसी डायरेक्शन में करेगा तो वो एरर हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर होना चाहिए, सो वो अपोजिट है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, हटने लग जाता है, टुकड़ों में डीएनए की सिंथेसिस होती है। यहाँ एक सर्कुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स में तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज द 5 प्राइम एंड दैट इज द 3 प्राइम एंड सो एज अ रिजल्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, अब हमारा जो है वो डीएनए का सिंथेसिस जो है वो पार्ट्स में होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पिंक वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज़ द आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर के साथ साथ जो है अब डीएनए की सिंथेसिस जो है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है वो चलने लग जाएगी। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट द मेजर पार्ट। इसीलिए डीएनए पोल थर्ड को क्या कहा जाता है, इसे मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इसकी प्रोसेसिविटी बहुत हाई होती है। प्रोसेसिविटी बेसिकली मीन्स पॉलीमराइजेशन की स्पीड, मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड जो है पर सेकेंड ये एंजाइम जो है वो ऐड कर सकता है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है उनकी सिंथेसिस कर सकता है। अब हमारे नए एंजाइम आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी होती किसके कारण है, दो एंजाइम और आते हैं जिन्हें क्लैंप और क्लैंप लोडर कहा जाता है, उनके कारण है बेसिकली। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, काफ़ी बार क्या होता है, डीएनए जो आपका पॉलीमरेज है जब अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है उस टाइम पर क्या होता है कि इसके चांसेस होते हैं कि ये इस स्ट्रैंड से नीचे की तरफ ना गिर जाए, दैट इज़ इसकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। उस एक्टिविटी को रोकने के लिए कि वो डिस्टर्ब ना हो, बीटा क्लैंप और जो बीटा क्लैंप लोडर है वो इस डीएनए पॉलीमरेज के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन पर स्ट्रिक्टली रह सके। बीटा क्लैंप अकेले नहीं आता, उसको कौन लेकर आता है, उसे क्लैंप लोडर लेके आता है। क्लैंप लोडर जो है उसे गामा कम्प्लेक्स जो है वो कहा जाता है, और क्लैंप को जो है वो बीटा क्लैंप कहा जाता है। जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, दिस इज द बीटा क्लैंप, और ये लॉन्ग वाला पार्ट जो आपका है दैट इज द गामा कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे जो आपके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके साथ में अटैच रहते हैं। क्लैंप अगेन बीटा क्लैंप एंड द क्लैंप लोडर उसे गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो कहा जाता है। अगेन क्लैंप की जो लोडिंग है, जो क्लैंप लोडर करवाएगा वो भी एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, उसमें भी एटीपी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि गामा कम्प्लेक्स जो है वो जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वंस द क्लैंप इज लोडेड गामा कम्प्लेक्स इज डिसोसिएटेड, जैसा कि हेलिकेज के केस में हमने देखा था कि हेलिकेज लोडर आया था, हेलिकेज को रिक्रूट किया था और वो अपना रास्ता जो है वो रास्ते से निकल लिया था। सेम पोजिशन हैपन्स एयर, दैट इज गामा कम्प्लेक्स आएगा, क्लैंप लोडर आएगा, क्लैंप को लेकर आएगा और खुद जो है उसे लोड करके जो है वो वापस चला जाएगा। एटीपी डिपेंडेंट मैनर में जो है ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्चर राइट नाउ कि अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। वी हैव ए प्राइमर, प्राइमर के आगे हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो टिके हुए हैं। ये आपकी जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो इसकी चल रही है। अब लास्ट एंड द फाइनल स्टेप और द सेकंड लास्ट स्टेप हम कह सकते हैं, वहाँ रोल देखने को मिलता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 1 बेसिकली क्या काम करते हैं, ये प्राइमर को रिमूवल का काम करेंगे। दैट इज़ इनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज़ द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इनके पास होती है, और एक और एक्टिविटी होती है दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इसी एक्टिविटी के कारण क्या होगा, प्राइमर का जो रिमूवल है वो देखने को मिलता है, दैट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट प्राइमर गॉट रिमूव्ड। प्राइमर ये लगो, दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बाय द डीएनए पोल 1, दिस इज दैट रिमूवल होगा प्राइमर का। एंड एट लास्ट स्टेप गैप जो है वो फिलिंग होती है बाय डीएनए पोल 1 डी। जो गैप्स जहाँ बन गए हैं इनको फिल करा जाएगा डीएनए पोल 1। डीएनए पोल 1 के पास अगेन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, डीएनए के एडिशन की एक्टिविटी है, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो है जहाँ जहाँ से प्राइमर रिमूव हुई हैं वहाँ वहाँ क्या करेंगे, इनका एडिशन जो है वो करते जाएंगे। एंड एट लास्ट गैप फिलिंग डीएनए पोल 1, उनकी जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी उन्होंने यहाँ जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं गैप्स जो है वो फिल हो चुके हैं। ओके, गैप्स गॉट फिल। लेकिन एक और बात रह जाती है, इनके बीच में जो ब्रेक है,
ये ब्रेक रह गया। अब इस ब्रेक को फिल करने के लिए कौन आया? इवन आफ्टर गैप फिलिंग कुछ गैप जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में रह जाते हैं, दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड। तो हमें ये होना है कि हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना होगा। सो एज अ रिजल्ट यहाँ आपको द लास्ट एंजाइम दैट इज़ द डीएनए लाइगेज जो है उनका रोल आपको देखने को मिलता है। डीएनए लाइगेज जो है वो क्या काम करते हैं? उन्हें एटीपी चाहिए या फिर एनएडी पॉजिटिव चाहिए एक कोफैक्टर की तरह, और ये जो है आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइनिंग का काम करेंगे, जो कि पिछले डायग्राम में नहीं थी। सो this is all about the machinery part that is related to DNA replication in prokaryotes। हमने जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में, जितने भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, अलोंग विद द स्टेप वाइज प्रोसीजर हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ द सीक्वेंशियल कि कौन सा एंजाइम पहले कब आया, किसका क्या काम है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी दैट इज़ रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स की कैसे जो है वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की जो प्रोसीजर है वो इनमें देखने को मिलती है। लेकिन बेसिक ओवरव्यू अब हमारे पास है कि हम सारे एंजाइम्स जानते हैं कौन कब आएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मोल बायो की और भी कंप्लीट वीडियोज़ आती रहेंगी दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन, translation and post translational modification and all. So thanks for watching.